हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक विच इज डायोजेटाइजेशन टाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायोजेटाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, मतलब कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो मेनली डायोजेटाइजेशन क्या है, सिंपली एक कन्वर्जन है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का एक डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम कंपाउंड में। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो एक तरीके की डाइजोटाइजेशन एक रिएक्शन होती है जिसमें एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है एक डाइजोनियम सॉल्ट में, डाइजोनियम कंपाउंड में। तो अब हम डाइजोटाइजेशन की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम साथ में बात कर रहे हैं डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन की। तो टाइट्रेशन डेफिनेटली हम पिछला भी करते चले आ रहे हैं। टाइट्रेशन हम क्यों कर रहे हैं? हम किसी चीज़ का डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं, एक हमें अननोन सैंपल है जिसको हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि डायोजेटाइजेशन टाइट्रेशन का सहारा हमें क्यों लेना पड़ेगा? जब हमारे पास कोई ऐसा सैंपल होगा जो कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होगा। ठीक है, कोई ऐसा सैंपल जो कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होगा, तो उसकी डिटर्मिनेशन के लिए हमें डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग टाइट्रेशंस पढ़ रहे हैं, तो कैसा सैंपल हमारे पास है हम वो डिसाइड करता है कि हमें कौन सा टाइट्रेशन करना है उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो सैंपल का करेक्टर हमें पता होता है, तब जाकर हम टाइट्रेशन का मेथड डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन आते हैं, तो उनको डिटरमाइन करने के लिए अब हमें कौन सा मेथड लेना पड़ेगा? डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो इस टाइप के सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो सिंपली अगर हम टाइट्रेशन के प्रिंसिपल की बात करें, डायज़ोटाइजेशन की, टाइट्रेशन की प्रिंसिपल की, डायज़ोटाइजेशन की रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन के प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें हम करते क्या हैं? एक तो ले लेते हैं हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ठीक है, जो कि हमारे सैंपल में प्रेजेंट है या फिर जो कि हमें जिसको एनालाइज करना है। ठीक है, जो तो किससे रिएक्ट करती है? सोडियम नाइट्राइट से उसकी रिएक्शन कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उससे हमें क्या मिलता है? डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। अब ये जो सोडियम नाइट्राइट है, ये सोल्यूशन में डाला जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, जैसे मैंने मेंशन कर रखा है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको ऐड किया जाता है। तो जो ये अमीन है वो रिएक्ट करती है किससे? नाइट्रस एसिड फॉर्म होता है। अब नाइट्रस एसिड कैसे फॉर्म होता है? ये जो सोडियम नाइट्राइट है ये रिएक्ट करता है HCl से और यहाँ पर नाइट्रस एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, आगे मैं इसकी रिएक्शन आपको बताऊंगी, अभी प्रिंसिपल के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो ये नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है और उसके बाद टॉटोमराइजेशन होता है और उसके बाद उसमें क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। करेक्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर आपका NaCl बन जाएगा फिर, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को स्प्लिट करके हम लिखना चाहें तो वो भी हम ऐसे बता सकते हैं कि जैसे हमारा ये सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट ने रिएक्ट किया HCl के साथ में और यहाँ हमें मिला नाइट्रस एसिड विद NaCl। ठीक है, नाइट्रस एसिड को हम HNO2 भी लिख सकते हैं और HONO भी लिख सकते हैं। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसको हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज हमारे पास कोई प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, एनिलीन मान लीजिए ये, तो क्या हुआ? उस वो नाइट्रस एसिड जो था हमारा रिएक्ट किया इसके साथ में और हमारा ये डाइजोनियम सॉल्ट बनकर रेडी हो गया है और हमारा वाटर मॉलिक्यूल मिल गया हमें। ठीक है, तो आप ओवरऑल इस रिएक्शन को अगर देखते हो और इसे देखते हो दोनों को, तो कुल मिलाकर एक ही है। यहाँ पर भी देखिए फाइनली हमें यहाँ NaCl और आपका डाइजोनियम सॉल्ट और वाटर मिला है, जैसे ये है, ये तो यूटिलाइज हो गया बीच में। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायज़ोटाइजेशन। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप जब कभी भी देखो, यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप किसी भी डाइज़ोनियम
जहाँ पर वर्ड आया डायजोटाइजेशन, जहाँ वर्ड आया तो आप वहाँ ये वाला फैशन देखने को आपको मिलेगा, जहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन आर इस तरह का, या फिर आर एन डबल बॉन्ड एन एच, इस तरह का आपको कुछ देखने को मिलता है। तो ये जो आपको दिख रहा है बीच में एन डबल बॉन्ड एन, इसे ही हम डाइजोनियम का नाम देते हैं, डायएजो। ठीक है, डायएजो ग्रुप का नाम देते हैं इसको। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। और बहुत सारी डाइज वगैरह में भी मैं इसके एप्लीकेशन बताऊंगी वैसे तो, बट इसमें आप अगर याद हो आपको, मिथाइल ऑरेंज आपने एक इंडिकेटर यूज़ किया था एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो मिथाइल ऑरेंज भी एक तरीके का डायजोटाइज्ड सॉल्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर एज अ इंडिकेटर। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइट्रेशन के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम ये डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन करना हम सीखने वाले हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं, यानी उसका एप्लीकेशन क्या है। तो डायजोटाइजेशन मेथड जो यूज़ होता है, अभी जैसा कि मैंने कहा डाइज डाइज बनती हैं, जहाँ पर मैंने अभी बात की थी एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप की, ये प्रेजेंट होता है। अब हमें इसको डिटरमाइन करना है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, किस टाइट्रेशन की हेल्प लेंगे, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज़ क्या एप्लीकेशन हो सकती है इस डायस्टाइजेशन रिएक्शन की, प्रिपरेशन ऑफ प्योर टू अमीनो एसिड्स एंड इंडस्ट्रियल एजोडाइज। एजोडाइज बनाने के काम में आते हैं ये रिएक्शंस, एजोडाइज बनाने के काम में आती हैं ये रिएक्शन। और क्या डिटरमाइन करते हैं, इन डाई की डिटर्मिनेशन के काम में भी आती है। ठीक है, एक कन्वीनियंट प्रोसेस है, वन स्टेप प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक आयोडाइड विद हाई यील्ड्स। ओके, अगर हम बात करें डिटर्मिनेशन हम किस किस ड्रग का इससे कर सकते हैं, तो कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ, तो इसे नोट कर लेंगे। तो किसी भी टाइप के सल्फोनामाइड्स हों, उनका अगर हमें डिटर्मिनेशन करना है तो हम डायस्ट्राइजेशन टाइट्रेशन की हेल्प लेंगे। ठीक है, और पैरामिनो बेंजोइक एसिड है जिसे हम विटामिन B4 कहते हैं, उसका डायजोटाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लोरफिनरामिन मेलेट एक ड्रग होती है, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। डोपामीन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, एफेड्रीन, प्रोकेनामाइड्स, सल्फापाइरिडीन, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम, ड्रग्स हैं जिनको हम विद द हेल्प ऑफ डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज अबाउट एप्लीकेशन। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द टाइट्रेशन। कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, कोई अगर हमारे पास सैंपल है तो हम उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे। मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि हम स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते थे और डिटर्मिनेशन कैसे करते थे। तो आई होप आपको वो चीज़ यहाँ पर बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको पता ही होगी। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं जिससे हमें टाइट्रेशन कराना है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइट्रेंट है जिससे हम टाइट्रेशन करने वाले हैं, डेफिनेटली वो क्या था, सोडियम नाइट्राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 0.1 मोलर सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एज यूजुअल हम इसे स्टैंडराइज कर लेंगे। स्टैंडराइज करने के बाद हम इस सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं फॉर दी एसे। हमें पता चल जाएगा कि हमने 0.1 मोलर, मोलर बना लेंगे, 0.1 मोलर सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन बना लिया है, उसको स्टैंडराइज कर दिया है। अब उस सोडियम नाइट्राइट को हम यूज कर लेंगे किसी भी सैंपल की डिटर्मिनेशन के लिए, यानी एसे के लिए। ठीक है, तो मूव करते हैं आगे। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं आपको आगे मूव करने से पहले बताना चाहूँगी, इसका जो एंड पॉइंट डिटेक्शन है अब थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंपली एक इंडिकेटर का यूज़ कर ले रहे थे और उससे हमें एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जा रहा था। तो हम पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि कई टाइप के इंडिकेटर होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है, सेल्फ इंडिकेटर। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्सटर्नल इंडिकेटर का। तो इस टाइट्रेशन में हम एक्सटर्नल इंडिकेटर का यूज़ भी कर सकते हैं
और हम इसका एंड पॉइंट जो है पोटेंशियोमेट्री यानी कोई भी इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो सिंस हम अभी पोटेंशियोमेट्री हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आज आपको इसका जो एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन है विजुअल वाला, दैट इज विद द यूज ऑफ एक्सटर्नल इंडिकेटर, वो बताऊंगी। ठीक है। पोटेंशियोमेट्री की हेल्प से भी एंड पॉइंट डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मेथड एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए इसमें यूज होते हैं। तो हम अभी इसको ड्यूरिंग जब हम टाइट्रेशन कर रहे होंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे होंगे और एंड पॉइंट हम बात करेंगे, तब इस पॉइंट को मैं वहां पर आपको डिस्कस करूँगी। तो अब सिंपली हमें करना क्या है, हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं 0.1 मोलर सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और 0.1 मोलर हम 1000 ml वाटर में, डिस्टिल वाटर में इसको बना लेंगे। ठीक है, डिस्टिल वाटर यूज़ करने के लिए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है, हमें स्टैंडर्डाइजेशन करवाना है। हमने जो 0.1 मोलर Na2 बनाया है, सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन बनाया है, वो 0.1 मोलर बना या कितना मोलर बना वो पता करना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम सल्फानिलामाइड ले रहे हैं। ठीक है, और एक कई जगह मैंने देखा और भी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स लिए गए हैं उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो कहीं मैंने पोटेशियम परमैंगनेट भी देखा जो डायरेक्ट टाइट्रेशन हो जा रहा है उससे, बट मुझे ये सल्फानिलामाइड ज़्यादा बेटर लगा स्टैंडर्डाइजेशन कराने के लिए, इसलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अभी तक आप क्या देख रहे थे कि एक आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे थे 0.1 मोलर का। ठीक है, अगर हमने 0.1 मोलर का स्टैंडर्डाइज कराना है तो हम लगभग इतने ही मोलर का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे थे, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐसा हम अब तक की प्रैक्टिस में कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ देखोगे कि सल्फानिलामाइड का जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, यहाँ लिया है, उसका प्रिपरेशन हमने अलग तरीके से किया है। ये भी आपको अभी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ देखेंगे एक्यूरेटली, हम सबसे पहले क्या लेंगे, 0.3 ग्राम ऑफ सल्फानिलामाइड ले लेंगे, 50 ml ऑफ 2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद उसमें 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड हमने ऐड किया है, KBr, जिससे कि हमारी जो रिएक्शन है वो अच्छे से रन हो पाए। अदरवाइज इसका और कोई ज़्यादा रोल नहीं है, रिएक्शन को ज़्यादा एनहांस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। और इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने रिएक्शन के ऊपर लिखी थी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में इसको करना है। तो यहाँ जो हमने ले रखा है इसको किस में रखा हुआ है, आइस बाथ में। ठीक है, उसके बाद हमने इसका ये सोल्यूशन सिंपली बना लिया है। इस सल्फानिलामाइड को हमने HCl में डिज़ोल्व कर लिया है अच्छे से और सोल्यूशन बना लिया है। ठीक है, तो एक अच्छा सा सोल्यूशन जिसमें हमें इसके सॉलिड पार्टिकल्स सल्फानिलामाइड के ना दिखे, ऐसा सोल्यूशन हम तब उसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। ओके, अब हम इस सोल्यूशन को एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। और एंड पॉइंट हम किससे डिटरमाइन करने वाले हैं, या तो पोटेंशियोमेट्री से, यहाँ मैं सॉरी मैंने एंड पॉइंट बाय पोटेंशियोमेट्री डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, स्टार्च आयोडाइड पेपर की हेल्प से, और पोटेंशियोमेट्रिकली भी इसको एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब हमने ये सब कर लिया तो अब हमें एंड पॉइंट डिटेक्ट करना है। तो एंड पॉइंट जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो कैसे आ रहा है, पहले हमारा पॉइंट ये होगा। तो बच्चों होता क्या है कि जो हमारा स्टार्च आयोडाइड पेपर रखा हुआ है मान लो, तो इस स्टार्च आयोडाइड नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें स्टार्च भी है और आयोडाइड भी। आयोडाइड किस फॉर्म में है, KI की फॉर्म में है, और क्या है इसमें, स्टार्च म्यूसिलेज। ठीक है, स्टार्च म्यूसिलेज और KI के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हम देख क्या रहे हैं, देखो HCl तो हमारे पास इस सोल्यूशन में ऑलरेडी है। ठीक है, HCl इस सोल्यूशन में ऑलरेडी है, तो HCl से रिएक्ट करके जैसे ही हम इसमें से एक स्पैचुला सॉरी ग्लास रॉड ले लेंगे। ठीक है, तो ग्लास रॉड की हेल्प से हम थोड़ा सा इसमें डिप करके सोल्यूशन को निकाल के जब इस पेपर पे डालेंगे, तो उस जो एक ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन इस चीज़ का हमारे पास आया उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, क्योंकि अभी NaNO2 हमने डालना शुरू नहीं किया है। सबसे पहले क्या प्रेजेंट है एक्स्ट्रा हमारे पास, सल्फानिलामाइड और
HCl प्रेजेंट है। तो सल्फानिलामाइड तो एज सच इस आयोडाइड से रिएक्ट कर नहीं रहा है, HCl रिएक्ट कर पाएगा, तो वो HCl क्या फॉर्म कर लेगा, Hi प्लस KCl। ठीक है, इस पेपर पे बन गया है Hi प्लस KCl। अब क्या हो रहा है, जब ऊपर से NaNO2 हम ऐड कर रहे हैं और वो सल्फानिलामाइड से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, जितना NaNO2 को रिएक्ट करना था, जितना सल्फानिलामाइड प्रेजेंट था, उससे रिएक्ट कर गया। अब एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा अगर NaNO2 बचा है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस था NaNO2 से HCl से रिएक्ट होने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस एसिड बनाने का, सॉरी, तो नाइट्रस एसिड जो हमारा जरा सा भी एक्स्ट्रा NaNO2 आया तो एक्स्ट्रा नाइट्रस एसिड बनेगा, क्योंकि अब उसके पास सल्फानिलामाइड खत्म हो चुका है, तो वो नाइट्रस एसिड क्या करेगा, सोल्यूशन में ही ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब हम उसमें से एक ड्रॉप जब निकाल के अपने स्टार्च आयोडाइड पेपर पे डालेंगे, तो वहां पर ये रिएक्शन तो पहले से हो चुकी है, ठीक है, पहली वाली रिएक्शन तो हो ही चुकी है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है, HI यहाँ पर इस स्टार्च आयोडाइड पेपर पे HI भी तुरंत बन जाएगा, आप नया पेपर लेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। अ, तो हम जैसे ही दूसरी ड्रॉप डाल रहे हैं इसमें, तो उस ड्रॉप में क्या क्या आया हमारे पास, एक्स्ट्रा HNO2, ठीक है, एक्स्ट्रा नाइट्रस एसिड और HCl तो था ही इसमें, वो दोनों मिलके जब हमारे इस हमारे ग्लास रॉड की ड्रॉप में हम इस पे डालेंगे जब स्टार्च आयोडाइड पेपर पे, तो ये रिएक्शंस होने लग जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जो HCl है रिएक्ट करके HI बना लेगा। अब ये जो HI होगा, वो जो एक्स्ट्रा नाइट्रस एसिड बना था इसमें, जो कि सल्फानिलामाइड उसके लिए मिल नहीं पाया क्योंकि सल्फानिलामाइड खत्म हो गया, तो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ नाइट्रस एसिड था, वो रिएक्ट कर जाएगा इस HI से, ठीक है, ये HI से फॉर्म होके आयोडीन रिलीज कर देगा। अब आप लोग को पता है, जब आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। किससे रिएक्ट करता है ये, आई टू इज स्टार्च म्यूसिलेज से, ठीक है। तो अब ये स्टार्च म्यूसिलेज से ये आपका आयोडीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर दे रहा है, ब्लू कलर फॉर्म कर रहा है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है, इसको हम 6-7 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। एंड पॉइंट हमने मिल भी गया अगर हमें स्टार्च आयोडाइड पेपर पे, तब भी हम इसे 6-7 मिनट रखा रहने देंगे और उसके बाद फिर से एक बार चेक करेंगे कि हमें सेम एंड पॉइंट डिटेक्ट हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। अगर हमें एंड पॉइंट फिर से डिटेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब हमारी जो सल्फानिलामाइड था वो रिएक्ट नहीं कर पाया था उस टाइम और उसने बाद में रिएक्ट कर लिया, तो हमें और NaNO2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एंड पॉइंट डिटेक्ट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है, अभी तक हम क्या करते थे, सिंपली क्या करते थे, M1V1 इक्वल्स टू M2V2 करके हम रिएक्शन कर, सॉरी, इक्वेशन रख के एक अननोन मोलैरिटी जो कि हमारे जो हम स्टैंडर्डाइज जिसको कर रहे थे उसकी मोलैरिटी हम निकाल लेते थे, ठीक है। सिंपल कंडीशन में ये होता था। लेकिन अभी हमने क्या किया है, कोई भी मोलर सोल्यूशन नहीं बनाया है सल्फानिलामाइड का, हमने सिंपली 0.3 ग्राम उसको लिया है 50 ml ऑफ HCl में, ठीक है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 0.1 मोलर ऑफ NaNO2 अगर 0.1 मोलर ऑफ सल्फानिलामाइड से रिएक्ट करेगा, तो हमारा एंड पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 1000 ml कर लेते हैं, प्लीज। तो हमें वो चीज़ याद आ जाना चाहिए, फैक्टर वाली। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा आराम से कि हमने ये चीज़ फैक्टर कहाँ से आ गया बीच में स्टैंडर्डाइजेशन के, क्योंकि अभी तक तो हम फैक्टर कहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, जब हम डिटर्मिनेशन कर रहे थे, एसेज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन में फैक्टर की बात करी, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, थोड़ा पेशेंस रखिए, समझ में आ जाएगा। तो अभी हमें क्या देखना है कि 1000 ml ऑफ 0.1 मोलर NaNO2 अगर हम यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 मोलर सल्फानिलामाइड 1000 ml,
ठीक है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इक्वल इक्विवेलेंट है। तो यानी हम कह सकते हैं, क्योंकि सल्फानिलामाइड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 172.2 ग्राम्स पर मोल, यानी एक मोल में इतना है। तो 0.1 मोलर अगर हमें बनाना है तो 17.22 ग्राम हम लिख लेंगे, कोई अंतर नहीं है। करेक्ट। अब अगर हम यहाँ देखिए 1 ml की बात करें, 1 ml यहाँ लिखते नहीं थे हम ईच एम एल, ठीक है, 1 ml ऑफ 0.1, मैं बार बार नॉर्मल लिख रही हूँ, उसको मोलर कर लीजिए। 1 मोलर ऑफ NaNO2 इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पर हमने 1 ml कर दिया 1000 की जगह, तो हम इसके वेट को भी डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.01722 ग्राम ऑफ सल्फोनीलामाइड। ठीक है, यानी कि हमारा जो फैक्टर आ गया वो इतना आ गया है। अब अगर हमें सल्फोनिलामाइड का एस्टिमेशन करना है तब भी हम इस फैक्टर को यूज कर सकते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन में कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 ml ऑफ 0.1 मोलर NaNO2 यूज कर रहे हैं तो इतना ग्राम ऑफ सल्फानिलामाइड हमने उसका न्यूट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, मतलब रिएक्ट करवा दिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है 0.3 ग्राम, ऊपर लिया है ना हमने 0.3 ग्राम, यानी कि कितना हो गए, कितना हमने पार्ट लिए हैं सल्फानिलामाइड के। अगर तो हम इसे डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि 1 ml में हम इतना रिएक्ट करवा रहे हैं, तो 0.3 ग्राम को हमें रिएक्ट कराने के लिए कितना ml लगेगा ये हमें देखना है। ठीक है, चलो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब ज़्यादा आसान होगा। तो किसी भी चीज़ को हमें जो सेम सेम है उसको साइड में रखते हैं ना, ऐसा करने के लिए कि अगर 1 ml न्यूट्रलाइज कर रहा है इतने, न्यूट्रलाइज नहीं बोलना चाहिए मुझे, रिएक्ट बोलना चाहिए, 1 ml रिएक्ट कर रहा है इतने ग्राम ऑफ सल्फोनिलामाइड से, तो कितने ml जो है वो 0.3 ग्राम से रिएक्ट करने चाहिए। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो ये आ जाएगा हमारा x इंटू 0.0172 इक्वल्स टू 1 इंटू 0.3। अब अगर हम सीधे से x इक्वल्स टू की बात करें तो 0.3 डिवाइड बाय 0.1072, तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 17.42। यानी कि इस सब का मतलब ये हुआ कि इन आइडियल कंडीशन अगर हम बात करें कि कितना NaNO2 हमें यहाँ पर गिराना पड़ेगा, ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं ना हम, इस रिएक्शन यहाँ जो हमने करवाई है कि कितना NaNO2 हमें इसको न्यूट्रलाइज 3.3 ग्राम को न्यूट्रलाइज रिएक्ट कराने के लिए कितना NaNO2 आइडियली हमें चाहिए, 17.42 ml। ठीक है, इस कैलकुलेशन से तो हमने ये निकाल लिया कि आइडियली हमें इतना चाहिए। ठीक है, लेकिन आ कितना रहा है, तो आइडियली हमें चाहिए था इतना, लेकिन आएगा कितना। तो इसके लिए हम फिर से अब हम उस फॉर्मूले का अपने यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं कि 0.1 मोलर हमारे पास 17.42 ml था। ठीक है, ये आ गई मोलैरिटी एक हमारे पास, ये एक वॉल्यूम आ गई। दूसरी मोलैरिटी और M1V1 मान लो इसको, है हमारे पास, और M2V2 हमें पता करना है। सपोज M2 क्या है हमें पता चल जाएगा, और V2 क्या है जो हमारा एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, V2 क्या है जो हमारा एंड पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब 0.1 इंटू 17.42 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ NaNO2 जो एक्चुअली आने वाला है। आना चाहिए था कितना, 17.42, लेकिन 17.42, सॉरी, आना चाहिए था 17.42, लेकिन एक्चुअली क्या आने वाला है वो तो
रिएक्शन करवा के ही पता चलेगा। तो वो वाला जो वॉल्यूम है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास एक्चुअल मोलैरिटी आ जाएगी। और एक्चुअल मोलैरिटी हम कब क्या का मतलब क्या है? एक्चुअल मोलैरिटी का मतलब जो हमारा हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया NaNO2 का और उसकी असलियत में क्या मोलैरिटी है वो हमें इससे पता चल जा रही है। करेक्ट? तो फ्रेंड्स ये तो था आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaNO2। अब इस स्टैंडर्डाइजेशन को हम यूज करके किसी भी सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सल्फानिलामाइड है, सोडियम अमीनो सैलिसिलेट है, डैप्सोन है, इन सब चीज़ों को हम इन सारे सैंपल्स का एनालिसिस इस स्टैंडर्डाइज सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन से कर सकते हैं। तो इसमें आपके सिलेबस के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं दे रखा है, कोई भी देख लेती हूँ मैं। बेसिक प्रिंसिपल चाहिए हमें, मेथड और एप्लीकेशन, दैट्स इट। ठीक है, तो कोई भी एस्टिमेशन नहीं दे रखा है, बट हाँ आप एप्लीकेशन पार्ट में लिख सकते हो कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन की हेल्प से किसी भी ऐसे सैंपल को जिसमें कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स प्रेजेंट होती है। करेक्ट? तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का टॉपिक, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। लास्ट का जो पार्ट है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है उसमें कैलकुलेशंस में, बट डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो बड़ा ही आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और फिर भी नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की दोबारा से। ठीक है, किसी और तरीके से। राइट? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।